एक बात तो ये है कि HPSC और HSSC हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों का जिक्र करो, कॉरपोरेशन, निगम, संस्थाएं, कोई भी चीज़ें, उनमें अगर सबसे कम आधुनिक दो संस्थान आपको ढूंढने हो तो वो HPSC और HSSC है। क्या JJP को ये गिल्ट है या इस गिल्ट से बाहर निकलेगी कि भी हमने गलती कर दी बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और उसका नतीजा भी देख लिया 24 में? नहीं, मैं भी नहीं मानता और ना हमारी पार्टी की लीडरशिप मानती कि बीजेपी के साथ अलायंस करना 2019 में किसी तरीके से राजनीतिक गलत फैसला था। एक पुराने समय में पुराने नेता ये कहते थे कि लहर बनाओ, माहौल पे हवा बनाओ और हवा के साथ साथ सब चीज़ें हो जाए। चौधरी देवी कईयों के बारे में अलग अलग हिसाब से कह लेते हैं लोग, जिसके भी नाम से दस्ता है कि माहौल होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, उस हवा में हर कोई तैर जाता है, हर कोई पार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये जो हमारा विधानसभा चुनाव था, इसने उस थ्योरी पर सबसे बड़ा अटैक किया, क्योंकि 5 अक्टूबर को वोट पड़ने से पहले माहौल में, हवा में कोई फर्क नहीं था, पूरी की पूरी कांग्रेस के साथ थी, हर एक आदमी, हर एक विचार, हर एक चीज़ का। लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि माहौल बन जाए, हवा बन जाए तो आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा सबक है इस परिणाम, इस विधानसभा चुनाव के परिणाम का, कि वो जो दौर होता था जब आपको जो जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, जैसा माहौल बन गया है, उसके हिसाब से वोट आएंगे, पॉसिबल वो नहीं। इंटेलेक्ट हरियाणा कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ दीपकमल सहारण मौजूद हैं। परिचय की बात की जाए तो JJP के प्रवक्ता के तौर पर आप इन्हें जानते होंगे, पूर्व पत्रकार के तौर पर जानते होंगे, लेखक के तौर पर जानते होंगे, और लेखक की विधा को आगे बढ़ाते हुए एक और किताब जो पहले आई थी, दिल बदल हरियाणा, एक और किताब के ऊपर काम कर रहे हैं। तो तमाम मसलों के ऊपर, हरियाणा की पॉलिटिक्स के ऊपर, JJP की पॉलिटिक्स के ऊपर, अन्य पार्टियों की पॉलिटिक्स के ऊपर, किताब के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। अब फ्यूचर से पहले हम लोग वर्तमान की अगर बात करें, भी कहा जाता है कि राजनीति रुकती नहीं है, राजनीति हमेशा चलती रहती है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हरियाणा की राजनीति फिलहाल रुकी हुई है इन नतीजों के बाद? हाँ, बिल्कुल फ़र्क तो है। एक फ़र्क तो ये है कि जैसे पिछले जो चुनाव होते थे 2009 में, 14 में, 19 में, उसके बाद जिस तरीके से राजनीति, सरकार बदलती थी या सरकार में कोई बदलाव और तरीके का आता था, तो कोई ना कोई हलचल चलती रहती थी। अब तो ऐसा लगता है कि विपक्ष हो या सरकार के लोग हों, सत्ता पक्ष के हों, दूसरी पार्टियों के, विरोधी पार्टियों के हो, सारे लोग कहीं ना कहीं, चाहे वो आत्ममंथन में हो, चाहे विश्राम में हो, चाहे किसी ऐसी अवस्था में हो कि वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, और उनको टटोलना पड़ता है, उनसे टोकना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तब कोई बातें, और वो भी संभल कर, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वो नहीं। उसका मुझे लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन पहले हुआ, फिर विधानसभा इलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बिरादरी है हमारे हरियाणा की, उनका जो सारा स्टॉक था, ऊर्जा के रूप में, बयानबाजी के रूप में, आरोप प्रत्यारोप के रूप में, वो उन्होंने स्टॉक खाली कर दिया और इतना ज़्यादा टाइम दे दिया राजनीति को, छींटाकशी को, कि अब उनको किसी भी और चीज़ में मज़ा नहीं आता। और डिमांड भी तो वही होती है ना कि जो पहले हो चुका उससे ज़्यादा चाहिए, उससे और आगे की बात कही जाए। वो शुरुआती बात नहीं करना चाहते, आगे की और एग्रेसिव बात तो कोई करना ही नहीं चाहता। तो है कहीं ना कहीं ठहराव तो है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सरकार में भी। ये जो आपने कहा कि सरकार में सिर्फ हरियाणा में नहीं, बल्कि अगर ऊपर भी देखा जाए कि मोदी की जो 2 टर्म रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ हैपनिंग रहा है। 10 साल का पता नहीं चलने दिया, कुछ ना कुछ, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चर्चाएं रही, विवाद रहे। लेकिन अभी जो उनकी तीसरी टर्म है, वहां पर भी उसी तरीके का ठहराव देखने को मिल रहा है कि जैसे पहले सरकारों से बोर हो जाते थे 5-5 साल में, अब ये जो टाइम पीरियड मोदी सरकार का भी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी या बाकी लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको जो किले फतेह करने थे वो कर चुके हैं। तो उसके बाद जो एक जोश में, चाव में एक ठहराव सा आ जाता है या कमी आ जाती है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो जब उन्होंने 2024 का, जिसमें पूरी लामबंदी हो गई थी, बड़े स्तर पर देखने को मिली चीज़ें, वो भी उन्होंने पार कर लिया आसानी से और सरकार बना लिया आराम से। तो मुझे लगता है कि अब वो 5 साल का आगे के लिए लाइसेंस आगे की सरकार का हाथ में लिए बैठे हैं। वही हाथ हरियाणा में है, पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है।
तो कोई उसके अंदर मुझे लगता नहीं कि कोई चैलेंज ऐसा वो मानते हैं कि उनके सामने कोई चैलेंज बचा है। तो उसके बाद फिर एक जैसे आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं किसी, उसके बाद तो फिर वो जोश उतना नहीं रहता। लेकिन सरकार का ये है कि चल जाएगा अपने हिसाब से, उनको तो चलाना ही है, उनकी गतिविधियां जो सरकारी होती हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन विपक्ष का इस तरह से बैठ जाना ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और जो हरियाणा के हालात हैं या देश के हालात हैं वो निरंतर कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी सरकार रहे, बदलते ज़रूर है, सुधरते भी हैं, लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि यहाँ पर सुधार नहीं होने वाला है, या सुधार की ज़रूरत नहीं है, या कौन करेगा सुधार, या क्यों हम इसके लिए सिरदर्दी लें। वो मुझे लगता है कि कोई भी विपक्षी पार्टी हो उसको उनकी पहचान करनी चाहिए उन बातों की, और ये नहीं मानकर चल लेना चाहिए कि हाँ ऐसे ही चलता आया है, ऐसे ही चलेगा, और सिर्फ जब चुनाव आएँ या जिनसे मतदाता प्रभावित होते हों तभी हम उन बारे में बात करें, निरंतरता में बात ना करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है कि 2 महीने का मान सकते हैं कि सरकार को भी हम मौका दें, नई सरकार बनी है, पहले तो 4 महीने के लिए बने थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, अब वो पूर्णकालिक उनके पास सरकार है, तो ठीक है कि 1-2 महीना उनका भी कामकाज सेटल हो जाए। अब तक तो उनकी टीम भी नहीं बनी है, पिछले हफ्ते भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन जो और विषय हैं, चाहे वो युवाओं से जुड़े हुए हों, किसानों से जुड़े हुए हों, कोई और चुनावी वादे हों, वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो कॉन्टिन्यूटी में रहनी चाहिए। लेकिन ये रह नहीं पा रहा सर, और ख़ास तौर पे जेजेपी को रिलेट करना चाहिए इन चीज़ों से कि रोज़गार का इशू जब नई पार्टी बनी थी और 19 के इलेक्शन में मुखरता से उठाया था, हरियाणवी को रोज़गार, ये नौकरियां, वो नौकरियां, नौकरियों में जो गड़बड़ झाले हुए। अब नौकरियों को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है। एक तो नई नौकरियां जो 2 लाख का वादा करके सरकार आई है, बीजेपी ने सरकार बनाई है, उस दिशा में तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा। जो पिछली रुकी हुई भर्तियां थी उनके रिजल्ट आ रहे हैं तो वो फिर से कोर्ट में जाने लगी है, वही प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो कौशल रोजगार निगम के तमाम कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया था और कर दिया था इलेक्शन से पहले, अब ये हो गया है कि उन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। अगर यहां पर जेजेपी या कोई भी पार्टी विपक्ष खामोशी साधेगा तो एक तरह से जनता निढाल हो जाएगी। नहीं देखिए, एक बात तो ये है कि एचपीएससी और एचएसएससी, हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों का जिक्र करो, कॉरपोरेशन, निगम, संस्थाएं, कोई भी चीज़ें हों, उनमें अगर सबसे कम आधुनिक 2 संस्थान आपको ढूंढने हो तो वो एचपीएससी और एचएसएससी है। किस लिहाज से? गोपनीयता की बात कहकर या ये कहकर कि यहाँ पर तो बहुत सेंसिटिव काम होता है, उनका जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ है। वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले काम करते थे। वहाँ के अंदर क्या हो रहा है बाहर वाले को पता नहीं चलता। वहाँ का आप उसकी विजिट करोगे, वहाँ पे आपको कोई पब्लिक इंटरेक्शन वाला, कोई सवाल जवाब वाला, किसी से पूछताछ करने वाला कोई काउंटर नहीं मिलेगा आपको। पहले तो ईमेल एड्रेस भी नहीं होता था, अब 2-3 साल से कोई फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है कि अपनी कोई शिकायत है, अपनी कोई बात है तो वो आप इस पर भेज दो। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सिक्रेसी के नाम पर या ऐसी चीज़ों, सेंसिटिव होने के नाम पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा बचाकर जो रखा गया है मॉडर्नाइजेशन से, वो घातक हो रहा है। और पीछे ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एचपीएससी की तो हर भर्ती कोर्ट में जा रही है, हर एक भर्ती में कोई ना कोई ऐसी कमी निकल रही है कि उसके खिलाफ लोग कोर्ट में जा रहे हैं। और जो लोग किसी भी कारण से चूक जाते हैं, रह जाते हैं सिलेक्ट होने से, उनके लिए एक सेट सा तरीका हो गया है कि एक बार कोर्ट में तो डाल ही दो, क्योंकि जो वकील की फीस लगती है वो 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर कर लेते हैं और उसके बाद एक किस्मत आजमाते, ट्राई करते हैं और उसमें नतीजे भी निकलते हैं। हालांकि नतीजे कभी भी कोई बहुत बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन किसी परिणाम में नहीं आया है। ये हो जाता है कि कोई 1-2 कैंडिडेट ऐड हो जाता है या घट जाता है या कोई और उसके ऊपर शर्तें लग जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कोई बहुत बड़ा किसी भी कोर्ट की भर्ती की वजह से ऐसा नहीं है कि कोई 10,000 लोगों की, 5,000 लोगों की कोई भर्ती हो रही थी वो खारिज होगी। वो रिजल्ट ही पूरा का पूरा, रिजल्ट रिवाइज हुए हैं, ये ज़रूर है। और जो ये परीक्षाओं में होता है कि 5 सवाल गलत हैं, 10 सवाल गलत हैं, 20 सवाल गलत हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि भाई आपको पेपर कहीं ऐसी जगह सेट करवाना है, ऐसी जगह प्रिंट करवाना है, 10 लोगों से लेना है, किसका सेलेक्ट करोगे, उसके बारे में जो सिक्रेसी उनको बनानी है, उस चक्कर में वो उसी पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं कि जो उनके एग्जामिनर सेट कर रहे हैं ना, वो उन एग्जामिनरों पर कोई ब्लैक लिस्ट होते हैं या उनको कोई फाइन जुर्माना लगता है कि आपके भेजे हुए सवाल गलत कैसे निकल गए।
उनके ऑप्शन में से एक भी सही जवाब क्यों नहीं है, या एक से ज़्यादा जवाब सही कैसे है। ये एग्जामिनर की जो जवाबदेही है, चाहे उस पर कोई जुर्माना लगाना हो, चाहे उसको ब्लैकलिस्ट करना हो, या कोई और तरीका कि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि 5, 10 बार 20 बार हो जाएं उसके बाद फिर कहीं जाके सुधरेंगी। इनको जल्दी से सुधारने की ज़रूरत है, जो पिछले 5, 10, 15 साल में तो नहीं हुआ है। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है कि हमारी पार्टी ने 2019 में जो मुद्दे उठाए, जाहिर तौर पर मैं तो कम से कम हमेशा ये कहता हूँ कि हमने जो मुद्दे उठाए और जो वादे किए, जो बातें रखी, वो जेजेपी की सरकार बनाने के लिए थे कि हम जेजेपी की सरकार बनेगी तो हम ये चीज़ें करेंगे, इनको इस तरीके से सुधार करेंगे। जेजेपी की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बनी, उसमें जेजेपी गठबंधन के तौर पर, सहयोगी के तौर पर शामिल हुई, और बड़ा पार्टनर, काफ़ी बड़ा पार्टनर तो उसके अंदर बीजेपी ही थी। लेकिन जो चीज़ें उसके अंदर दखल दिया जा सकता था, वक्त वक्त पर ज़्यादातर में दखल दिया गया, चीज़ों को ठीक किया गया। चाहे वो 200-200 किलोमीटर दूर जो एग्ज़ाम के सेंटर आते थे, उसमें उनको लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट या नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में 50 किलोमीटर में कई जो एग्ज़ाम थे वो करवाने की बात हो, चाहे एक टाइम सिर्फ फीस ली जाए, एक ही बार ली जाए अलग अलग उनके लिए, उसकी शुरुआत हो, चाहे इस बार से जो मेरे ख्याल से पूरे साल का कैलेंडर की बात की जा रही है, वो उसकी शुरुआत हो कि उसका एक सिलसिला पहले से बताया जाए कि कब क्यों ये ना सर पीछे चले जाएंगे, फिर बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे कि एक चर्चा ना रिवाइंड हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे घूम फिर के बात अगर वो आ जाती है, क्या जेजेपी को ये गिल्ट है या इस गिल्ट से बाहर निकलेगी कि भाई हमने गलती कर दी बीजेपी के साथ गठबंधन करके, और उसका नतीजा भी देख लिया 24 में? नहीं, मैं भी नहीं मानता और ना हमारी पार्टी की लीडरशिप मानती कि बीजेपी के साथ अलायंस करना 2019 में किसी तरीके से राजनीतिक गलत फैसला था। जैसे प्रदेश के हालात थे, जैसा जनमत था, लोगों का जनादेश था, ये ना ये जेजेपी ने चूज़ किया ना बीजेपी ने चूज़ किया। लोगों ने बटन दबाया, वोट दिया और ये तय किया कि हरियाणा में किसी भी एक पार्टी की को पूर्ण बहुमत की सरकार हमने नहीं बनानी है। लोगों ने ये रिजल्ट दिया कि 40 सीटों के साथ और 10 सीटों के साथ ये कम्बिनेशन बने बीजेपी और जेजेपी का। ना कांग्रेस और जेजेपी का कम्बिनेशन बन रहा था, ना अकेले बीजेपी स्थायी सरकार चला सकती थी, ना अकेले जेजेपी सरकार बना सकती थी। जो परिणाम आया वो लोगों ने दिया है, और उस परिणाम को संवैधानिक मर्यादाओं में जो नियम है, जो अलाउड है, जिनकी इजाज़त है, उसके तहत जो हर राज्य में हो चुका है, हर एक पार्टी कर चुकी है, पोस्ट पोल अलायंस जिसको बोलते हैं, हर एक पार्टी कर चुकी है, और लगभग हर राज्य में ऐसा हो चुका होगा। उसको ही इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत सरकार बनाई। और मैंने तो तब भी कहा था कि हरियाणा में पहली बार ऐसी सरकार बनी थी जो 57% लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, जो बीजेपी के वोट थे, दोनों के जो जेजेपी के वोट थे, हाँ, और जो इंडिपेंडेंट जो साथ आए थे 4-5 लोग, उनके सबके वोट मिलाकर 57% वोट बनते थे। इतने ज़्यादा लोगों के वोटों वाली सरकार इससे पहले कभी भी नहीं रही। जब कांग्रेस पार्टी की 67 सीटें आई थी तब भी उनके 42% वोट थे, तो वो 42% वोटों के साथ सरकार बनी थी। जब चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में 85 सीटें आई थी तब भी 57% वोट नहीं थे उस धड़े के। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ कि ये जो फैसला था ये लोगों का फैसला था, लोगों ने सामने रख के दिया था, उसको स्वीकार करना था, और वही उस वक्त की स्थिति। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ सर कि लोगों का अगर ये फैसला होता, क्या सच में ही लोग चाहते थे कि आप जाएं उधर? और लोगों ने बार बार बताया था, और कई मौके ऐसे आए थे जब कहा गया कि अब दुष्यंत चौटाला जी को स्टेप डाउन कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इस बारे में सॉरी भी बोला गया है आपके पार्टी नेताओं की तरफ से कि भाई ये गलती हुई है हमसे। नहीं, उसमें फ़र्क है, वो आप उनको शायद कंफ्यूज कर रहे हैं। जितना मेरे को ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना तो एक राजनीतिक फैसला पार्टी का ही था, लेकिन बीच में जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था किसान आंदोलन, वो फ़र्क है दोनों चीज़ों में। उसको हम कहते भी है, तब भी हमने अपनी बात रखी थी, मजबूती के साथ रखी थी, और बाद में भी कहा है, इस चुनाव के दौरान भी कहा है, पहले भी कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा रहना, जेजेपी का रहना लोगों को पसंद नहीं आया। ये हम कहते हैं। हमारी पार्टी का लगभग एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद हमें छोड़ के नहीं गया, एक भी नाम। कोई अपने घर में बैठा बैठा अगर फेसबुक पे लिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जो पार्टी के जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, कैंडिडेट थे, जो भी चीज़ें थी, एक भी आदमी नहीं गया, क्योंकि उनको पता था कि राजनीतिक रूप से यही ठीक फैसला है
ये कोई समझदारी नहीं है कि आप 10 सीटें लेकर और यूँ कहें कि हम 5 साल बाद अब अपने आप को आजमाएंगे। अगर 5 साल बाद फिर से 15, 20, 25 सीटें होती और किसी पार्टी के पास 45 सीटें होती तो 25 सीटें लेके फिर बैठे रहो, फिर 5 साल के लिए आगे। और एक नई पार्टी बनाने के बाद जिसको 6-8 महीने 10 महीने हुए थे, तब उस दौरान मुझे लगता है कि ये बहुत कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम हो जाता। हाँ, ये है कि बीच में किसान आंदोलन का आना, कोरोना की चीज़ें आना और कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम राजनीतिक रूप से देश में ऐसे बने कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर मजबूत होती चली गई, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, सरकार के साथ होते हुए लोगों ने जो गुस्सा बीजेपी की तरफ बनता था वो बीजेपी का ज़्यादा बिगाड़ नहीं पा रहे थे। वो बोला कि इसको आप तो देखो पहले जेजेपी को छोड़ेंगे। हाँ, वही होता है ना कि भाई आप किसी के खिलाफ गुस्सा निकाल के और अपनी बात कह के भी कुछ उसका बिगाड़ नहीं पा रहे तो आदमी फिर वो, जैसे अब विपक्ष में हम देखते हैं कि बीजेपी से कुछ लोग तो थके हुए से लग रहे हैं कि इनका कुछ बिगड़ यही है कि देखिए, जेजेपी का जब भी जिक्र आएगा, हम लोग आगे की बात कर रहे थे लेकिन घूम फिर कर फिर वही चर्चाएं वहीं आ जाएंगी। क्या जेजेपी इससे बाहर निकलेगी और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? रणनीति कोई बनाई है कि भी हम इस बहस से अब आगे निकले, ये हो गया है? क्या इसके बारे में कुछ मंथन है पार्टी के भीतर? निश्चित तौर पर निकलेगी और निकलना ही चाहिए। जो युवा नेतृत्व वाली पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जिसको एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बनाया गया, उसके साथ जितने लोग जुड़े, जितने नेता जुड़े, जो चेहरे जुड़े, वो फोर्स कहीं ना कहीं आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक ये जो चुनावी साल था, ये सबसे लो पॉइंट था पार्टी का। इसके बाद से पार्टी आगे के लिए बेटर करेगी। अभी इसी महीने से संगठन बनाने का काम और अगले महीने से सदस्यता अभियान पार्टी का चलेगा और उसके हिसाब से, क्योंकि आगे अब तो 4-5 साल हैं हर काम के लिए। अगर बीच में कोई बाई इलेक्शन ना आया तो कोई मौका ही नहीं है 2029 से पहले अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। मुझे लगता है कि ये सही अच्छा मौका है। सरकार में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है वो नज़रअंदाज हो जाती हैं, हर एक पार्टी में हो जाती हैं। सरकार के बाहर तो आपके पास फुल टाइम संगठन के लिए काम है और जितनी पेचीदगियाँ कांग्रेस पार्टी में है, जितनी संगठन के ताकत के साथ साथ, लेकिन जो एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीज़ों को डिले कर लेता है। जैसे अब कांग्रेस पार्टी 3 महीने से नेता विपक्ष नहीं बना पाई है, भारतीय जनता पार्टी 3 महीने से मुख्यमंत्री की टीम नहीं बना पाई है, तो एक नई पार्टी, रीजनल पार्टी, छोटी पार्टी उस मामले में एडवांटेज ले सकती है। जो हमें निर्णय लेने हो, जो हमें कार्यक्रम चलाने हो, वो हफ्ते 10 दिन में, 4-6 दिन में हम तय कर सकते हैं, जल्दी काम हो सकते हैं। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करके, पहचान करके हमारी पार्टी आगे निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। ठीक, अगर हम जेजेपी के चैप्टर को थोड़ा साइड करके एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, लेखक के तौर पर, पूर्व पत्रकार के तौर पर बाकी पार्टियों को एनालाइज करें, कांग्रेस की स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान और फ्यूचर भी। कांग्रेस हरियाणा में, हाँ जी, हरियाणा में कांग्रेस तो मैं मानता हूं कि पहले कांग्रेस और कांग्रेस विरोध की राजनीति होती थी। कांग्रेस के विरोध में लोग जो हैं वो लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल, या जो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व की पार्टियां रही हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व की पार्टियां रही, वहाँ पर 2 धड़ों में हरियाणा की राजनीति रहती थी मुख्य तौर पर। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस पोजीशन में तो नहीं है कि कांग्रेस या कांग्रेस विरोध की राजनीति होती है। अब बीजेपी या बीजेपी विरोध की राजनीति आप कह सकते हैं कि हरियाणा में होती है। और उसमें जो एक शानदार मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जब ऐसा कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि थाली में सजाकर सरकार मिलने वाला, सब कुछ मिलने वाला, और उसमें भी चूज करने वाला कि नहीं ये दाल लूंगा, ये सब्जी लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये इतनी, ये ज़्यादा लूंगा, ये कम लूंगा। वो सिचुएशन जब आपके सामने होती है, और कीमत भी अपनी मनमर्जी की दूंगा या नहीं दूंगा, वो सिचुएशन सामने होते हुए और आप ऐसी स्थिति में रहना कि सरकार बनाने से तो चूके ही चूके, और अंदरूनी कलह में पार्टी का चले जाना, मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो एक आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, पार्टी के नियम होते हैं, उनको कहीं ना कहीं खुलासा करता है कि वैसी चीज़ें हैं नहीं, वैसी चीज़ें हैं नहीं कि आप एक तो चूक जाओ इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी से, और दूसरा उसके बाद फिर आप ट्रैक से उतर जाओ अपनी पार्टी के तौर पर। ये आज की स्थिति में मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये लीडरशिप का गुनाह है, लीडरशिप का की गलती है। लेकिन ये गुनाह सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए सरकार बनाने से चूक गए,
आपके पीछे जो 1 लाख लोग कार्यकर्ता के तौर पर या आपके पास 25 लाख लोग मतदाता के तौर पर जो मौजूद हैं, ये उन लोगों के साथ भी गुनाह है कि आपकी किसी राजनीतिक चूक की वजह से, कोई आपकी एक दूसरे के साथ तनातनी की वजह से या किसी के स्वार्थ की वजह से आपने उन 25 लाख लोगों को 5 साल के लिए कहीं ना कहीं अंधकार में भेज दिया। और वो जो 1-1.5 लाख कार्यकर्ता होते हैं ऐसी बड़ी पार्टी के पास, जो चौपाल में, जो अपने जहां पर काम करते हैं, जहां पे अपनी जॉब करते हैं, जहां पे वो अपने विचार प्रकट करते हैं, चाहे कहीं ताश खेलते हुए, चाहे बस में सफर करते हुए, चाहे रेल में सफर करते हुए, चाहे कहीं चाय पीते हुए, जहां लड़ते हैं वो पार्टी के लिए, उन लोगों को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। उन लोगों को परिणाम के अगले दिन घर से बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने 6 महीने ऐसा माहौल उनको दिखाया कि उनका हाव भाव बदल गया, उनका अंदाज बदल गया, उनका कॉन्फिडेंस आपने इतने 7वें आसमान पर पहुंचा दिया कि अगले दिन उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या इस सिचुएशन के लिए। और कोई तो आगे जिम्मेदारी ले उस बात की, कम से कम उसके बाद ही कोई आगे कहने लायक बात मिल जाए कि 1 आदमी 2 आदमी आगे कह दे कि हाँ चूक हो गई, गलती हो गई। उसके बाद फिर आप ईवीएम की तरफ चले जाओ, फिर आप किसी और दिशा में ले जाओ। खुलकर कोई ये भी नहीं कह रहा है कि भाई कुमारी शैलजा की या फलाने की ही गलती रही, यही कह दो कम से कम कोई, ताकि आपके जो धड़े के वर्कर हैं उनको ये लाइन तो मिल जाए कम से कम। अब ईवीएम का मैटर ले आते हैं। खुद तो मानने की कल्चर लगता है ही नहीं, ये मतलब है ना कांग्रेस में। लेकिन दिक्कत ये है कि ऊपर से भी किसी तरीके की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाए। मैं जो कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसका खुलासा हो गया कि वो है नहीं। क्या सेंटर के किसी आदमी ने आज तक बुलाकर इन 4-6 लोगों को पूछा है कि भाई किया क्या तुमने ये? किसी की हिम्मत है जो पूछ लेगा? हुड्डा साहब से या कुमारी शैलजा से या किसी पूछ लेगा? नेता अपने कद में साहब इतने ऊपर होते जा रहे हैं कि ऊपर वालों की भी हिम्मत नहीं है। उनको चुनाव के दौरान भी टोक नहीं सकते थे और चुनाव के परिणाम के बाद भी नहीं टोक सकते। तो ये कमजोरी है कहीं ना कहीं, जो कभी कभी दिखती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी सुधारने की कोशिश करते हैं, मजबूत कदम लेते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसे परंपरागत लोग हैं बहुत सारे जो कि उनको फिर पीछे खींच लेते हैं। बहुत ज़्यादा। बल्कि AICC की तस्वीर आप देखेंगे, उसमें जो नेता बैठे हुए हैं उनको आप देखेंगे तो एक बार तो आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये लोग तय करते हैं कि भी कांग्रेस कहाँ कैसे जीतेगी। और राहुल गांधी की गतिविधियों के बारे में आपने कहा कि भाई राहुल गांधी कुछ एक्टिविटी ऐसी तो करते हैं जो शायद कैमरे पे अच्छी लगती है, लेकिन पॉलिटिकल जो एरिना के भीतर आपको घर में बैठकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, आपको ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कौन सी जाति को कैसे जोड़ना है, कौन से नेता को साथ मिलाना है, जिस तरीके से बीजेपी करती है, कहाँ पे हमें डमी कैंडिडेट खड़ा करके जीतना है, कहाँ पे हमें किसी और अपने कैंडिडेट को बैठा के दूसरे कैंडिडेट को ही जिता देना है। मतलब इस तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस में स्टेट लेवल पे नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं है। आपने जिस स्थिति का जिक्र किया वो, जैसे हम उसको अगर एक टर्म में डिफाइन करें तो माइक्रो मैनेजमेंट है। हाँ, इलेक्शन की माइक्रो मैनेजमेंट, कि आप एक एक सीट को इम्पोर्टेंट मान के उसके सीट के भी आगे सेगमेंट बना के कि 3 हिस्से 4 हिस्से, और हर एक सीट या हर एक कम्युनिटी, हर एक जाति के हिसाब से आप हर एक को कैसे टारगेट करेंगे। तो 3 डायमेंशन में काम चलता है, ज्योग्राफिकली भी और कम्युनिटी वाइज भी, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी, अलग अलग तरीके से। वो वैसा सोच परंपरागत पार्टियों में नहीं है। एक तो ये दिक्कत है, ये फर्क है। और दूसरी दिक्कत इस बात से जुड़ी हुई ये है, जो आपने कहा कि मैनेजमेंट के बिना ही चुनाव लड़ लेते हैं, वो ये है कि एक पुराने समय में पुराने नेता ये कहते थे कि लहर बनाओ, माहौल पे हवा बनाओ, और हवा के साथ साथ सब चीजें हो जाएंगी। चौधरी देवीलाल कईयों के बारे में अलग अलग हिसाब से कह लेते हैं लोग, जिसके भी नाम से जसता है कि माहौल होना चाहिए, हवा होनी चाहिए, उस हवा में हर कोई तैर जाता है, हर कोई पार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये जो हमारा विधानसभा चुनाव था, इसने उस थ्योरी पर सबसे बड़ा अटैक किया है। क्योंकि 5 अक्टूबर को वोट पड़ने से पहले माहौल में, हवा में कोई फर्क नहीं था, पूरी की पूरी कांग्रेस के साथ थे, हर एक आदमी, हर एक विचार, हर एक चीज का। लेकिन परिणाम वैसा नहीं आया। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि माहौल बन जाए, हवा बन जाए तो आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा सबक है इस परिणाम, इस विधानसभा चुनाव के परिणाम का,
कि वो जो दौर होता था जब आपको जो जैसा दिख रहा है, जैसा लग रहा है, जैसा माहौल बन गया है, उसके हिसाब से वोट आएंगे, पॉसिबल नहीं, वो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये यही है कि बीजेपी की जो ये माइक्रो मैनेजमेंट है, इसका कोई तोड़ आज विपक्ष में किसी पार्टी के पास है? और इसके एक कदम आगे बढ़ते हुए जिस तरीके की कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, क्या हरियाणा में किसी के पास तोड़ है? मैं मानता हूं कि देखिए, ऐसी किसी चीज़ का तोड़ क्यों होना चाहिए? जब राजनीति में आपको वोट लेना एकमात्र उद्देश्य है आपका, और उसको कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, उसके लिए कोई सख्त नियम ही नहीं है, तो फिर तो वही गेम खेलो ना। अब हम ये कोई क्यों कहे कि T20 क्रिकेट क्यों चल रहा है, इसको बंद कैसे करवाया जाए? या T20 में या IPL में जो करोड़ों रुपए क्रिकेटर कमा जाते हैं, असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट होता था, तो ये क्यों हो रहा है अब आज के समय में? जब हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, स्टेडियम भरे हुए हैं, स्पॉन्सर मिल रहे हैं और बोलियां लग रही हैं हजारों करोड़ रुपए की टीमों की, तो आपको अपनी IPL में ही टीम बनानी चाहिए। वही एक तरीका है। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि इसके बदले में कोई और नया मॉडल तैयार किया जाए जो कि पुराने जैसा हो, जो पुराने लोगों को सूट करता हो, टेस्ट क्रिकेट खेलने और पसंद करने वाले लोगों को सूट करता हो, तो आपके फिर 10 साल निकल जाएंगे। वक्त के साथ तेजी से बदल के इन्हीं चीज़ों को, हाँ, ये सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करके कि हाँ यही तरीका है, ये मॉडल है, इसको हमने देरी से अपना रहे हैं, ये स्वीकार करके उसको अपनी रफ्तार बढ़ा के और कोई ना कोई और अच्छे लोग उसके अंदर जोड़ के उसके अंदर उसी लाइन पे आना पड़ेगा। अब जो लोकतंत्र हमारा होता है, इसी से जुड़ा हुआ, जो मुझे जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात लगती है कि हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि वोट सब कुछ है, मेजॉरिटी विल रूल। एक आदमी वोट देता है, वो सब कुछ है। सैद्धांतिक तौर पर 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख लोगों के 1 लाख वोट है और 1 लाख विचार है। उनमें से जो ज़्यादा ले लेगा वो 5 साल के लिए सरकार में चला जाएगा या फिर विधायक या सांसद बन जाएगा। अब वो ज़्यादा लेने के लिए कितने गलत से गलत हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, वो लोकतंत्र की परिभाषा से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। चाहे झूठे वादे करके हो, चाहे उनको उकसा के हो, चाहे उनको धर्म और जाति के नाम पर वोट के लिए प्रेरित करके हो, चाहे उन पर विज्ञापनों के जरिए या कैंपेन के जरिए या रैलियों के जरिए एक इंप्रेशन बना के हो कि मैं जीतने वाला हूं, पैसा खर्च करके। एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है 1 करोड़ रुपए में, एक दूसरा लड़ रहा है 50 करोड़ रुपए में, तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके जो वो चुनाव का तंत्र दिखाता है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाता है, हर अखबार और हर टीवी में उसकी खबर आती है, हर जगह उसके आलीशान पार्टी के कार्यालय चलते हैं चुनाव के दौरान, क्या वो लोकतंत्र है? उससे जो वोट मिल रहा है वो वोट सब कुछ है, वो लोकतंत्र में ओके है, लेकिन उसके लिए जो पीछे ताकत लगाई गई, क्या वो लोकतंत्र है? एक व्यक्ति जो सामाजिक छोटा काम कारोबार करता है, छोटी नौकरी करता है, किसान है या कम उम्र का युवा है या कोई गृहिणी है, महिला है, उसको अगर आप इतना तामझाम कोई चीजों का दिखाओगे, क्या उसका जो वोट डालने का जो फैसला है, क्या वो सही रह पाया? क्या वो न्यूट्रल रह पाया? वो तो प्रभावित हो गया, पूरे तरीके से प्रभावित हो गया। चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो पैसे का जो प्रचार होता है विज्ञापनों के माध्यम से, नई नई योजनाओं को महिमा मंडित किया जाता है, चाहे आगे के लिए उनसे वादा किया जाता है कि आपको ये देंगे, ये देंगे, वो सारा कुछ तो डेमोक्रेसी तो रही नहीं उसके अंदर, लेकिन है वही जो वोट मिल गया, बस वही सब कुछ है। अच्छा, उसके अंदर भी एक, हालांकि ये थोड़ी सी कुछ लोगों को नहीं हो सकता अच्छी बात लगे कि एक बुद्धिजीवी या एक ऐसा अनुभवी या सुशिक्षित या जिसको समझ है चीज़ों की, परिवार का सबसे बड़ा मुखिया या आप मान लीजिए, उसका भी एक वोट है, और जो उसके मायने में राजनीतिक समझ रखने के मामले में कम से कम उतना नहीं है। मैं उसको नहीं उतना कम कहना चाहता, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल बात यह है कि वो उसके मुकाबले में बहुत कम है, उसका भी एक वोट है, वो दोनों बराबर हो गए। तो आपको क्या करना है कि आपको करना यह है कि जो ज्यादा सोचते हैं उनको छोड़ के जो आसानी से टारगेट हो सकते हैं उनके लिए करो। यही देश में चल रहा है।
यही चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, यही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र वैसे भी दो धारी तलवार है। देखिए, आप बचा नहीं उसके है। फायदे आप उठा रहे हो तो उसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ेंगे। ये जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव है ये है, आप वोट को एंजॉय कर रहे हो तो फिर मेजोरिटी को जो टारगेट कर रहा है और हथकंडे अपना के जीत जाता है तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का भी जिक्र आ गया। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी फ्यूचर है, देखते हैं आप? और ख़ासतौर पे इस टाइम पे जो वैक्यूम है उसमें कोई जगह बनाने की कोशिश करे तो? देखिए, आम आदमी पार्टी का और हरियाणा का जो जहाँ तक इनका कार्यशैली दिखी है पिछले 2-4 सालों में, मैं एक बात बार बार जब भी चर्चाएं होती तब ये ज़रूर कहता था कि वहम तो कई निकलेंगे इस चुनाव परिणाम से, लेकिन एक पक्का निकलेगा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ है, ये तो ज़रूर निकलेगा। और वो तो कम से कम निकला है। और आप जो कह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों आ गया, क्यों विपक्ष के लोग या राजनीतिक लोग शांत बैठ गए हैं या सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, उसमें पहले नंबर पर तो आम आदमी पार्टी है, जो कि जब कुछ था भी नहीं होता भी नहीं था कुछ, मान लो किसी मैटर पे, तब भी वो उछल के बोलते रहते थे। वो 3 महीने से है ही नहीं कहीं किसी भी सिचुएशन में। भाई जब मुद्दा हो, जब कोई समस्या हो रखी हो तब तो बोलो आप, लेकिन उनकी तो जो स्ट्रेटेजी थी, जो उनका काम करने का तरीका था, वो ये था कि जब नहीं भी हो रहा तब भी ढूंढो कुछ, तब कहीं और का उठा के ले आओ, बाहर के मुद्दे पर यहाँ बैठ के बयानबाजी कर दो या टीका टिप्पणी कर दो। वो सिर्फ वो हवा हवाई था। मैं राजनीतिक पार्टियों में जो भी लोग काम करते हैं, मेरा तजुर्बा जो 4-5 साल से मैं राजनीति को देख रहा हूँ, वो ये है कि आपको कहने को तो हमारा जो फील्ड है मीडिया वाला, वो तो हम यूँ कहते हैं कि भाई प्रचार निरंतर होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, लोगों में वो चीज़ें रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है। आपको ग्राउंड पर असली ताकत अपनी ज़्यादा जुटानी चाहिए। वो जब हो जाए, ताकत बन जाए एक्चुअली, तभी उसको लेकर बाहर आना चाहिए। नहीं तो लोग नीचे से वो चादर निकालते टाइम जो है ना, वो देर नहीं लगाते। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता कि जब तक पंजाब के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, हरियाणा का अलग अलग विषयों पर, तब तक यहाँ लोगों को ज़रूरत नहीं है आम आदमी पार्टी की। उनके सामने 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तीसरे कदम पे उनसे पंजाब के बारे में सवाल खड़ा हो जाएगा। फिर सितंबर अक्टूबर आ जाएगा तो पराली जल जाएगी, फिर उनसे दिल्ली का सवाल खड़ा हो जाएगा। यहाँ के लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे, मुझे लगता है। और मेरे ख्याल से वो दिल्ली और पंजाब की वजह से ज़्यादा, और शायद कोई अभी इस तरीके की तैयारी नज़र नहीं आ रही किसी और पार्टी मेरे ख्याल से। लेकिन ये था कि मैं ये कह रहा था कि हुड्डा साहब है ना, वो बना सकते हैं पार्टी। अभी आई थी खबर। इसी टाइप से कोई पार्टी आ सकती है बड़े लेवल की। हाँ, और जेजेपी अलग हुई थी आईएनएलडी से। आईएनएलडी के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की हमने। आईएनएलडी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए, वही बात है कि 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो तीसरे कदम पे उनको लीडरशिप का इशू आ जाएगा कि लीडरशिप उनकी कौन है और उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है लोगों के बीच में, वो लोगों में कितने प्रिय हैं, लोग उनके साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, सहज फील करते हैं। ये वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, तीसरे कदम पे ये सवाल उनके सामने आ जाएगा। जब तक आप मेहनत करते रहोगे, मेहनत, तब तक आप 2 कदम पहुंच जाओगे। लेकिन मेहनत के आगे की जो चीज़ चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, वो आपकी लीडरशिप में लोगों का विश्वास और लोगों में उनकी पसंद, कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो इशू उनके सामने निरंतर रहेगा। जो मैं हुड्डा साहब के लिए जो कह रहा था या कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा था बेसिकली, तो कि इस विधानसभा चुनाव में क्या किया, क्या उन्होंने गुनाह किया है कि भाई आप तो सरकार से बाहर हुए सो हुए, और आपने उन लाखों कार्यकर्ताओं जो गाड़ी लिए घूम रहे थे, जो कि अपने आसपास माहौल बना रहे थे 4-6 महीने से, मेहनत कर रहे थे, अपना काम धंधा छोड़ के पैसा खर्च कर रहे थे, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। वो बिल्कुल सेम लागू होता है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, जिनके कार्यकर्ता मैं मानता हूं कि सिर्फ सरकार में आने के लिए ही मेहनत नहीं करते, वो अपनी पार्टी के लिए हमेशा से ही लोकदली नेचर जो जिस पार्टी का है वो सबसे ज़्यादा ही मेहनत करता है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पार्टी अगर कम में रहती है या कोई परिणाम नहीं ला पाती है, तो वो कहीं के नहीं रहते हैं। उनके जो महीने और साल खराब होते हैं, उनके जो पहले युवा कार्यकर्ता थे अब उनके बेटे युवा कार्यकर्ता बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दुख महसूस करते हैं या उनको समझ में भी नहीं आता। वो भी
एक घर पे जब वो हरा झंडा लग जाता है ना, वो उतारना बड़ा भारी हो जाता है उनके लिए। वो उतार नहीं सकते, वो उसी को ओढ़ के उसी को लेके चलते रहते हैं, लेकिन हाथ में तो कुछ होता नहीं है। और फिर डर ये कि कब बेइज्जती हो जाए। नायब सिंह सैनी और तुलना अगर करना चाहे मनोहर लाल खट्टर से? नहीं, देखिए दोनों बड़े पद के और बड़े पद पर रहे या फिर संभाल रहे लोग हैं। उनको मैं ऐसी स्थिति में नहीं मानता कि हमें कोई इस तरीके से तुलना नहीं हो सकती, व्यापक तौर पर कोई ऐसी तुलना में करने के हम योग्य हैं उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं, राजनीतिक रूप से भी होते हैं और प्रशासनिक रूप से भी होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक पिछली सरकारों में हम मानते थे कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की थी, उससे पहले बंसीलाल जी की थी, भजन लाल जी की थी, और उससे पहले चौधरी देवीलाल की थी, या पहले की जो भी सरकारें रही हैं, हम ये मानते थे कि जो लीडर है, जो मुख्यमंत्री है, वो लोगों में से और अपनी पार्टी के तंत्र से निकल कर आया है। यहाँ पर मॉडल लगभग उल्टा है उसका, कि पहले लीडर, स्टेट लेवल का लीडर बनना और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनना, वो एक मॉडल हम जानते हैं कि वैसा होता था। लेकिन यहाँ पर मॉडल उल्टा है। यहाँ पर यह कि पार्टी सरकार बनाती है और लीडर फिर ऊपर से डिसाइड होता है। 2014 में भी यही हुआ, 2019 में भी और 2024 में भी यही हुआ कि सरकार या मेहनत पार्टी ने करनी है, बहुत सारे लोगों ने करनी है, लेकिन लीडर उनके बीच में से होगा या उनकी पसंद का होगा, ऐसा नहीं है, वो ऊपर से डिसाइड होगा। इस गैप को मुझे लगता है कि मनोहर लाल जी ने पूरा नहीं किया। वो नायब सिंह सैनी जी को पूरा करना चाहिए कि अब वो लोगों की या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पसंद बने। वो एक जो मुझे लगता है कि हाँ, एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पार्टी की ही बढ़ोतरी करनी है या स्टेट का डेवलपमेंट ही करना है या स्टेट की आर्थिक स्थिति या फलानी चीज़ें ही सुधारनी ही खुद है। को बड़ा बनाने, आपका नैतिक फर्ज है। आप हैं तो उन 3 करोड़ लोगों के लिए ही ना। हम बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन क्यों देते हैं? हम बीपीएल और एससी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों देते हैं? हम और बहुत सारे ऐसे काम क्यों करते हैं जो सरकार अपनी जेब से करती है? क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हैं, हम हैं उनके लिए। अगर सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास साधन संसाधन है, कलम में ताकत है, तो वो है ही तो उन्हीं लोगों के लिए। भले ही वो उसके बदले में क्या दे रहे हैं इसका हमें कोई वो नहीं करनी है गणना, लेकिन अल्टीमेटली ये थोड़े है कि हमें ये सरकार इकट्ठा करके और कहीं जाके मेडल दिखाना है तो इसी ज्योग्राफिकली और इन्हीं लोगों के लिए सब कुछ। तो वो पार्टी के तौर पर और लीडर के तौर पर भी, लीडर भी लोगों के लिए है। ये चीज़ की भावना मेरे ख्याल से आनी चाहिए। जो हमने कई पीछे किस्से देखे, कई वाकये ऐसे देखे जब ये लगा कि लोगों से प्यार नहीं है लीडर को, लोगों के प्रति हमदर्दी या लोगों के प्रति अटैचमेंट नहीं है, खट्टर साहब की बात, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि आने वाले किसी मुख्यमंत्री को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक ही जीवन मिलता है, किसी को 5 साल का टाइम मिल जाता है, 10 साल 15 साल, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उस दौरान कोई ऐसी चीज़ें गैप रखना चाहिए लोगों से। किताब लिख रहे हैं आप एक बार फिर से, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? विषय क्या कुछ है, किन किन उनको घटनाक्रमों को आप कवर कर रहे हैं, और नाम अगर डिसाइड हुआ हो तो? मैंने जो पहले किताब लिखी थी वो 2014 के विधानसभा चुनाव पे लिखी थी, क्योंकि 2014 का विधानसभा चुनाव मेरी नज़र में ऐसा था कि हरियाणा की राजनीति में एक कड़ी बन गया था, एक धुरी बन गया था कि भाई इससे पहले की अलग राजनीति और उसके बाद की अलग। और एक्चुअली हम वही देख रहे हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस और कांग्रेस विरोध होता था, 2014 के बाद बीजेपी और बीजेपी विरोध वाला माहौल लगभग उसी हिसाब से है कि पहली बार 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी का लेकर आना और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, उसको मैंने ये माना था कि ये लोगों ने दिल बदला है। तो उसको मैंने दिल बदल हरियाणा, हाँ, इस नाम से मैंने किताब लिखी थी। उसमें हर एक विधानसभा के और हर एक लोकसभा के आंकड़े उसके अंदर दिए थे, क्योंकि लोकसभा में भी बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, 8 लड़ी थी, हज का 2 लड़ी थी उनके साथ, वो दोनों हार गए थे। तो अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का उस साल बहुत अच्छा रहा था। अब जो मेरी किताब आ रही है वो 2024 तक के सभी विधानसभा चुनाव जब तक हुए हैं उनके बारे में संक्षिप्त हिस्ट्री है हरियाणा की विधानसभा चुनावों की, और हर एक जो 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं सभी के बारे में पूरा एक हर एक चुनाव का, चाहे ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि कई उपचुनाव हुए,
हाँ। और मतलब ये तो जो है बीच में कोरोना भी आया, तो ये 5 साल तो शायद पता ही नहीं चले, खासतौर पे राजनीतिक गतिविधियां पूरी इतनी हलचल रही है। हाँ किसान आंदोलन। हाँ, पूरी हलचल रही। और गठबंधन की सरकार थी तो वो भी आपस में चलता रहता था। हाँ 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 हाँ। और मुख्य विपक्षी तौर पर कांग्रेस पार्टी थी तो वो भी पूरी सक्रियता के साथ रही पिछले 5 साल, अच्छा रहा। तो ये है। और दूसरे पार्ट जो है वो शायद और 3-4 महीने उसमें लगेंगे, वो हरियाणा के लोकसभा चुनावों की हिस्ट्री पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि एक किताब अलग से विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हो जाए और एक लोकसभा चुनाव पूरी हिस्ट्री। हाँ, 1952 से, लोकसभा चुनाव का 1952 से और विधानसभा चुनाव का 1966 में, जब से हरियाणा बना तो 1962 में चुनाव हुए थे। उनके में से हमें MLAs मिलके हरियाणा की सरकार का गठन हुआ था और 1967 में पहला चुनाव हुआ था। तो वहाँ से विधानसभा चुनाव का जो सिलसिला है वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। थैंक यू।